अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी क्या एग्जांपल्स होती हैं, और हमने ये भी देखना है कि उसका ग्राफ कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, इसके ग्राफ के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके ग्राफ के अंदर स्टेप क्यों होते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमने देखना है। और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये किन वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस होता है और किन वैल्यूज के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, कहां पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट इसकी जो लिमिट और कंटिन्यूटी है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि हम लिमिट और कंटिन्यूटी क्या इसकी इंटीजर के ऊपर चेक कर रहे हैं या फिर नॉन इंटीजर इनपुट वैल्यू के ऊपर चेक कर रहे हैं। क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने कुछ इनपुट्स देनी है और उसके रिजल्ट में हमें कुछ आउटपुट्स मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका दूसरा नेम होता है फ्लोर फंक्शन, और इसको आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। वैसे आप जो फंक्शंस होते हैं उनको डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स से, एच ऑफ एक्स से। इसको आप इस तरह से डिनोट करते हैं और इसके दोनों साइड्स के ऊपर आप ये साइन लगा देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये फ्लोर फंक्शन है या फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इट मीन्स दैट जो आप यहाँ पे इनपुट इसको x देंगे, उस x से सारे छोटे इंटीजर्स आपने देखने हैं। उन सारे छोटे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आंसर होगा। और उसके बाद अगर x खुद एक इंटीजर है तो ये x खुद अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x अगर खुद इंटीजर हो जाए तो x खुद अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर होगा। अगर x खुद नॉन इंटीजर नंबर है तो उसके बाद उससे जो जितने भी छोटे सारे इंटीजर्स हैं वो आप देखेंगे, उन सारे छोटे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर कहलाएगा। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन थी। आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1.5, इसका आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है। अब 1.5 से आपने सारे छोटे इंटीजर्स लेने हैं, उन सारे छोटे इंटीजर्स में से आपने सबसे बड़ा इंटीजर लेना है, वो 1.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर होगा। अब 1.5 को अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे है 1.5। अभी जो 1.5 है इससे छोटे सारे इंटीजर्स देखें, यहाँ पे 1 होगा, ये इससे छोटा इंटीजर है, उसके बाद 0 है, उसके बाद -1 है, उसके बाद -2 है। तो 1.5 से सारे छोटे इंटीजर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। इन सारे छोटे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर 1 है वो 1.5 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर है, यानी कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 के बराबर है। अब यहाँ पे हम कोई एक नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम -0.5 ले लेते हैं, इसका हमने अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है। तो इसको भी आप इसी तरह से नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करें। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है -0.5 इस साइड के ऊपर। अभी जो -0.5 है इससे छोटे आपने सारे इंटीजर लेने हैं, उन सारे छोटे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। अब इससे जो छोटा इंटीजर है वो 1 है, -1, और उसके बाद इससे जो छोटा इंटीजर है वो है -2 और इससे छोटा इंटीजर है -3। तो आपने -0.5 से सारे छोटे इंटीजर्स ले लिए हैं। इन सारे छोटे इंटीजर्स में से आप ये देख सकते हैं कि जो -1 है ये सबसे बड़ा इंटीजर है। तो अब -0.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका आंसर है -1। तो ये हमने दो एग्जांपल्स देखी हैं, इनमें से एक हमने लिया है पॉजिटिव नंबर और दूसरा हमने लिया है नेगेटिव नंबर। और ये जो दोनों नंबर्स थे ये नॉन इंटीजर्स थे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर आ जाए एज एन इनपुट तो उस वक्त हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आंसर देगा। फॉर एग्जांपल हमसे ये पूछा जाए कि आप 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताएं, तो 2 का अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तो उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन एक बार फिर देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो इक्वल टू एक्स का वर्ड आ गया है, यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर x खुद एक इंटीजर हो तो वो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर खुद होता है, उससे छोटे इंटीजर्स फिर हमें देखने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पे 2 खुद एक इंटीजर है तो इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका आंसर 2 होगा। अगर हमारे पास 3 आ जाए तो जो 3 है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 3 खुद होगा। 4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 4 होगा। नेगेटिव नंबर अगर कोई आ जाए जो कि इंटीजर हो, जैसे कि -5 है, इसके भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर ये -5 खुद होगा।
तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास नॉन इंटीजर नंबर हो तो उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालना है, और हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर नंबर आ जाए तो उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालना है। तो ये इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स थी। आइए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ के ऊपर इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। अब ये स्टेप्स हैं, इनका मतलब देखने के लिए हमें सबसे पहले वो जो उसकी डेफिनेशन थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो हमने अब यहाँ पे अप्लाई करनी है, फिर हमें इन स्टेप्स का मतलब समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगेन ये वाला नंबर है 1.5। जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड किया था जो कि 1 के बराबर आया था। अब यहाँ पे अगर 1.5 है तो इसका जो आंसर है इस इनपुट का वो हमें यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस से हम इनपुट्स लेते हैं और हमें वाई एक्सिस के ऊपर उसकी आउटपुट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट ले रहे हैं 1.5 तो हमें इसकी जो आउटपुट है वो वाई एक्सिस के ऊपर मिलनी चाहिए। 1.5 का जो आंसर है वो 1 होता है और हमें इसका आंसर यहाँ पे ऊपर मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद 1.5 के बाद अगर आप 1.7 ले लें यहाँ पे तो इस 1.7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, तो 1.7 के ऊपर भी आपको आंसर 1 मिलेगा। अगर आप 1.8 ले लें तो इधर भी आपको आंसर 1 मिलेगा, और उसके बाद अगर आप 1.9 ले लें तो उसके बाद भी आपको आंसर 1 ही मिलेगा। तो 1 और 2 इन दोनों के दरमियान जो भी नॉन इंटीजर नंबर्स हैं इन सब का आंसर आपको 1 मिलता है। लेकिन जो 1 है ये क्योंकि इंटीजर है तो 1 के ऊपर भी आपको आंसर 1 मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक होल छोड़ दिया है। हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है 1 की वैल्यू को। 1 के ऊपर आपको वैल्यू 1 मिलती है, इससे बड़े सारे जो नॉन इंटीजर नंबर्स हैं उनके ऊपर आपको वैल्यू मिलती है 1। लेकिन जैसे आप 2 के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको वैल्यू 1 नहीं मिलती। 2 के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आपकी आउटपुट जंप कर जाती है 2 के ऊपर, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटीजर नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। तो ये हमारे पास जो 2 है ये एक इंटीजर है, तो 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 के बराबर होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर आप 2.1 ले लें तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने के लिए 2.1 से सारे हमें छोटे इंटीजर्स देखने पड़ेंगे। उन सारे छोटे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। अब 2.1 यहाँ पे है, तो उसके बाद इससे जितने भी सारे छोटे इंटीजर्स हैं वो 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, इनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो है 2। तो इसका मतलब ये है कि 2.1 का अब जो आंसर है वो 2 के बराबर है। तो 2.1 का आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। उसके बाद 2.2 का आंसर भी 2 है, 2.3 का आंसर भी 2 है और 2.5 का आंसर भी 2 है। और 3 से पहले पहले जितने भी इंटीजर्स हैं और 2 के बाद वाले इन सब का जो आंसर है वो 2 है। तो इसलिए आपने ये वाली लाइन यूज की है इन नंबर्स का आंसर बताने के लिए। और उसके बाद जैसे ही आप 3 के ऊपर पहुंचते हैं तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा है कि जो भी इंटीजर नंबर्स होते हैं उनके ऊपर जो वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वो उनके ही बराबर होती है। तो 3 के ऊपर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो 3 होगी, 3.1 के ऊपर भी 3 होगी, 3.2 के ऊपर भी 3 होगी, 3.5 के ऊपर भी 3 होगी, अप टू सो ऑन 3.9 और 3.99 इन सब के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही आप 4 के ऊपर पहुंचेंगे तो अगेन यहाँ पे फिर होल बन जाएगा। अब ये जो होल यहाँ पे बना हुआ है ये इस चीज को डिनोट कर रहा है कि ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपको इस इनपुट की वैल्यू नहीं मिल रही। इस इनपुट की वैल्यू आपको लेने के लिए जंप करना पड़ेगा यहाँ पे 2 के ऊपर, तब आपको वैल्यू मिलेगी। उसी तरह से 3 की वैल्यू लेने के लिए आपको यहाँ से ऊपर जंप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 3 की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद ये जो होल है ये इस चीज को भी डिनोट कर रहा है कि सिंगल नंबर ऐसा इसके नीचे मौजूद है जिसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। उस सिंगल नंबर के पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सब की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। 3 से पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सब की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, लेकिन 3 सिंगल नंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू ऊपर जंप करती है। तो उसी तरह से आप अगर नीचे आ जाएं 1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 एक इंटीजर है इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो 0.9 है अगर यहाँ पे आप देखें 0.9, 0.8, 0.5 है, 0.2 है, 0.1 है इस पोर्शन के अंदर। अब ये जो 0 से बड़े नॉन इंटीजर नंबर्स हैं और 1 से छोटे नंबर्स हैं इन सब का जो आंसर है वो 0 होगा, क्योंकि 0.1 से अगर आप सारे छोटे इंटीजर्स ले लें तो उनमें से एक 0 है, एक -1 है, -2 है, -3 है, और इन सारे छोटे इंटीजर्स में से जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 0 के बराबर है। तो इसीलिए जो 0 से बड़े और 1 से छोटे जो नॉन इंटीजर नंबर्स हैं इन सब का आंसर है 0। अब इसीलिए यहाँ पे मैंने छोटी सी लाइंस यहाँ पे लगा दी हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ग्राफ है उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे भी मौजूद है। वैसे यहाँ पे ये लाइंस लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ हमने ये दिखाने के लिए यहाँ पे लाइंस लगाई हैं कि यहाँ पे हमारे ग्राफ का कुछ पोर्शन मौजूद है। तो यहाँ पे ये पोर्शन है हमारे पास
0 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स के लिए। लेकिन जब आप 0 के ऊपर आएंगे तो 0 क्योंकि एक इंटीजर है तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक डॉट बना दिया है कि 0 के ऊपर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 0 मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप 0 की इस साइड के ऊपर आते हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, अगर यहाँ पे आप फर्ज कर लें कि -0.9 है, तो जो -0.9 है वो 0 से एक छोटा नंबर है और ये एक नॉन इंटीजर है। तो इसका अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है तो इससे सारे छोटे इंटीजर्स देखें और फिर उनमें सबसे बड़ा इंटीजर देखें तो वो -1 बनता है। तो ये वाला जो आपके पास यहाँ पे नंबर है इसका आंसर होगा -1 जो कि नीचे है। इस नंबर का आंसर भी -1 है, इसका आंसर भी -1 है, इसका आंसर भी -1 है। उसके बाद जैसे आप -1 के ऊपर पहुंचते हैं तो जो -1 है ये क्योंकि एक इंटीजर है तो इंटीजर का आंसर खुद इंटीजर होता है, -1 का आंसर खुद -1 है। लेकिन जैसे आप -1 की इस साइड के ऊपर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है -1.1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1.1 है। तो जो -1.1 है उससे सारे आप छोटे इंटीजर्स देखें, उससे सारे छोटे इंटीजर्स होंगे -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। तो जो -2 है उसके सारे छोटे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर है, तो -2 इसका अब आंसर होगा। तो -1.1 का आंसर होगा -2 जो कि यहाँ पे आपको मिलता है। और उसके बाद ये सारे जो नॉन इंटीजर नंबर्स हैं इनका आंसर -2 होगा, जो -2 है इसका आंसर भी -2 होगा। उसके बाद जैसे आप इधर प्रोसीड करेंगे, ये वाली जैसे आप इनपुट्स देंगे आपके आउटपुट्स वैसे वैसे नीचे होती जाएंगी ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे -3 होगा और उसके बाद यहाँ पे एक आपको होल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन लगाएंगे और यहाँ फिर एक डॉट बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसी ग्राफ को यूज करके हम ये बताते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किन पॉइंट्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये भी हम इसी लिमिट की हेल्प से बता लेंगे कि किन पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है और किन पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो इसकी लिमिट्स हैं और जो इसकी कंटिन्यूटी है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि हम किस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हैं। अगर हम चेक करें इंटीजर्स के ऊपर तो इसका बिहेवियर कुछ और होगा, अगर हम चेक करें नॉन इंटीजर्स के ऊपर तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले चेक करते हैं किसी नॉन इंटीजर नंबर के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम चेक करते हैं 2.5 के ऊपर। आप पहले ये देखें कि 2.5 के ऊपर क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आप 2.5 को अप्रोच करवाएं इस साइड से, अगर आप इस साइड से अप्रोच करवाते हैं 2.5 को तो आपकी जो आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे अप्रोच करती हैं 2 को, क्योंकि ये जो लाइन है पूरी, इस पूरी लाइन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो आपकी जो आउटपुट्स हैं वो 2 को अप्रोच करती हैं अगर आप इसको इस साइड से अप्रोच करवाते हैं। अगर आप इसको 2.5 को राइट से अप्रोच करवाएं तो अगेन आपकी जो फंक्शन वैल्यूज हैं ये अगेन 2 को अप्रोच करती हैं। इट मीन्स दैट जो नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं उनके ऊपर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहां पे जो लेफ्ट लिमिट है और जो राइट लिमिट है उन दोनों का आंसर सेम है। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, 2.5 के ऊपर लिमिट का आंसर 2 है और उसके बाद जो 2.5 है इसके ऊपर फंक्शन का भी आपको आंसर मिलता है जो कि 2 के बराबर है। इट मीन्स दैट 2.5 के ऊपर लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर गई है और फंक्शन की वैल्यू और लिमिट ये दोनों बराबर भी हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का आंसर भी 2 है, दोनों साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है फंक्शन। और उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू है 2.5 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू वो भी 2 के बराबर है। तो अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है और फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर गई है और दोनों चीजें आपस में बराबर भी हैं, लिमिट और फंक्शन वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए 2.5 के ऊपर आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो हम अब ये बता सकते हैं कि जो भी नॉन इंटीजर नंबर्स हैं उनके ऊपर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर आ जाए तो उसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी और क्या वहां पे वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 3। इस 3 के ऊपर अगर आप इसकी लिमिट चेक करें, पहले आप चेक करें लेफ्ट साइड से, अगर आप इसकी लेफ्ट लिमिट चेक करें तो लेफ्ट साइड से अगर आप देखें तो आपको फंक्शन का ये वाला पोर्शन उसके ग्राफ का यूज करना पड़ेगा, तो फिर आपका जो फंक्शन है ये अप्रोच करेगा 2 को। लेकिन अगर आप 3 को अप्रोच करवाएं राइट साइड से तो उसके बाद राइट साइड से अगर आप देखें तो फंक्शन का ये वाला जो पोर्शन है ये तो यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगर आप इस साइड से अप्रोच करवाना है तो उसके लिए आपको ये वाला पोर्शन ग्राफ का देखना पड़ेगा। इधर से अगर आप अप्रोच करवाएं 3 को तो आपका जो फंक्शन है ये अप्रोच करता है 3 को। लेफ्ट जो लिमिट है 3 के ऊपर उसका आंसर 2 है और जो राइट लिमिट है इसका आंसर 3 है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये 2 के बराबर है और ये वाला जो सारा पोर्शन है ये 3 के बराबर है, तो इसकी लेफ्ट लिमिट 2 है, राइट लिमिट है इसकी 3। तो हमने अब ये देखा कि जो इंटीजर्स हैं
उनके ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसके ऊपर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर जो है वो डिफरेंट है। अब ये सिर्फ 3 की बात नहीं है, अगर आप 4 के ऊपर देखेंगे वहां भी यही चीज होगी, 2 के ऊपर भी ऐसा ही होगा, 1 के ऊपर भी ऐसा ही होगा, 0 के ऊपर भी ऐसा ही होगा, -1, -2, -3, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स के लिए यही चीज अब यहाँ पे होल्ड करेगी कि उन सारे इंटीजर्स के ऊपर जो फंक्शन की लिमिट है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, वो आपस में बराबर नहीं होगी। तो जो फंक्शन है उसकी लिमिट इंटीजर्स के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे आप देखें 3 के ऊपर आपको फंक्शन वैल्यू 3 तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब दोनों में से एक चीज हमारे पास नहीं है, तो फिर आप दोनों को बराबर भी नहीं दिखा सकते। जब तक दोनों चीजें होंगी नहीं तो फिर हम कैसे बराबर यहाँ पे उनको दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते। इसीलिए इंटीजर वैल्यूज के ऊपर जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। इसके अंदर हमने ये देखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी इंटीजर वैल्यू का आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो तो वो उसी वैल्यू के बराबर होगा। अगर नॉन इंटीजर वैल्यू आ जाए उसका आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना हो तो उसके लिए उससे जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं वो आपने सारे ले लेने हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ समझा है कि उसका ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर जो स्टेप्स बने हुए होते हैं उनका क्या मतलब होता है, और उसके बाद हमने अब ये देखा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये इंटीजर वैल्यूज के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है और इंटीजर वैल्यूज के ऊपर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। इनफैक्ट इसकी वहां पे लिमिट एग्जिस्ट ना होना ही एक रीजन है कि वहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। और जो इसकी नॉन इंटीजर वैल्यूज हैं या नॉन इंटीजर इसकी इनपुट्स हैं, इसके लिए अगर आप इनपुट का वर्ड यूज करें तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी इनपुट्स होती हैं और वाई के ऊपर आपकी आउटपुट्स होती हैं। तो जब भी आप इसको इंटीजर इनपुट्स देते हैं तो इंटीजर इनपुट्स के ऊपर ये कंटिन्यूअस नहीं होता और ये वहां पे लिमिट भी हमें नहीं देता, क्योंकि वहां पे लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में बराबर नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप इसको नॉन इंटीजर इनपुट्स देते हैं, नॉन इंटीजर इनपुट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी वहां पे एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और फंक्शन वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, यही 2 रीजंस हैं कि फिर वो बराबर होती हैं और उसके बाद फंक्शन हमारा एज अ रिजल्ट हमें कंटिन्यूअस मिलता है। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का टॉपिक था। See you in the next video with some other very important topic.